हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए बेहतरीन तरीके से एक सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ का आप सभी लोग एंजॉय ले रहे हैं। उसी सीरीज़ में मेरी जान आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन एक्चुअल में क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये काम कैसे करता है, किधर से किधर लगता है, क्या होता है, कहाँ पर क्या मिलता है, इससे ये सब कुछ आज हम लोग समझेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है एक काम। वो एक काम ये है कि आपको जाना है नीचे। नीचे मतलब कहाँ पर? अपने फ़ोन में जाना है सब्सक्राइब की बटन पे और वहाँ पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी मेहनत करी जा रही है। ठीक है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने से पहले, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने से पहले हम लोग उससे पहले क्या पढ़ेंगे? तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल में सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो वो भी खत्म ना हो, इससे अच्छा है कि हम लोग ये भी क्लियर कर लेते हैं ना। क्या प्रॉब्लम है, 2 मिनट लगेगा टाइम। तो सेंट्रल फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो सेंटर से सेंटर की ओर काम करते हैं। बस छोटी सी डिफिनेशन है तो समझ लीजिए, बाकी जब मैं भी इसका कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे जान कि कैसे इसको यूज़ करना है। फिर दूसरा क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स आपको पता है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स का एक और भी नाम है, वो नाम क्या है? वो नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी वाले फोर्स में बताया था कि कौन से फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं और कौन से फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। इसके बारे में भी आप जान चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको जाना है प्लेलिस्ट पे, पूरे वीडियो सीक्वेंस से लगे हुए हैं, आप आराम से जाकर इसे एंजॉय करिए। फिर आता है कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, जैसे न्यूटन्स के लॉ है। जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, कांटेक्ट में आके दो सरफेस को कांटेक्ट में ला करके अप्लाई करते हैं, वो कांटेक्ट फोर्स होते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करी। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर कांटेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब क्या है? कांटेक्ट में नहीं होते हैं। ऐसे कहते हैं ना, तो मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, तो उसी के लिए जो हम लोग देखते हैं वो हमारा क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे हम सभी लोग अर्थ के ऊपर रुके हुए हैं, हम लोग क्यों उड़ नहीं जाते? ठीक है। दूसरा, नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये भी हो सकता है कि एक ऐसा फोर्स अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से छोड़ दे तो नीचे जाकर के टकराता है, इसे अर्थ खींच लेती है। ये जो खींचना है वो क्या है? वो जो खींचना है उसे हम कहेंगे एक अट्रैक्शन फोर्स है। किसका? अर्थ का, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऐसे फोर्स जो बिना कांटेक्ट में आए हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच लेते हैं, ठीक है, किसी भी मास को खींच लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं, या रिपेल कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऐसे फोर्स जो एक दूसरे को बिना टच किए एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? तो ऐसे फोर्स को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। कहेंगे सर अब नॉन कांटेक्ट फोर्स का कोई बढ़िया सा एग्जांपल बता दीजिए। तो बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है, जो कैसा फोर्स है? ये है नॉन कांटेक्ट फोर्स। और किस हिसाब से फोर्स अप्लाई करता है? तो ये बनाता है सबसे पहले अपनी फील्ड, सबसे पहले अपनी फील्ड बनाता है, और फील्ड में कहता है कोई मेरे फील्ड में आया ना तो समझ लेना गोलियां चलवा दूंगा, उठा लूंगा तेरे को। तो ये सभी क्या है? ये सभी नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं। हम लोग धीमे धीमे हर चीज़ को समझेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इन सब चीज़ों से दूर हैं, इसलिए मैं इस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपकी हर वो चीज़ क्लियर हो जाए जो आपके दिमाग में सेट है, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशन है, इसमें सबसे पहले आता है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आता है, ठीक है। तो इसके आने से पहले, मींस कैपलर्स के लॉ आने से पहले जो प्लैनेट थे वो कैसे काम कर रहे थे, तो इसके बारे में सबसे पहले बताया था टॉल्मी ने। थोड़ी सी बेसिक सी इंट्रोडक्शन 1 मिनट का ले लीजिए। टॉल्मी ने बताया, फिर आर्यभट्ट ने बताया। टॉल्मी ने बताया कि भैया हमारी पृथ्वी जो है सेंटर है और सन उसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है।
फिर आर्यभट्ट ने बताया कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड राउंड करती। उसके बाद में कैपलर्स ने बताया कि पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमती है। यहाँ पर एक इमेज देख लीजिए, बढ़िया सी इमेज लगी हुई पूरी स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ आपको इमेज, कि आप समझ में आ जाए। ये एक इमेज है बढ़िया सी, आप देख लीजिए इसको, बताइए कि ये जो इमेज दी हुई है इसमें सन दिया है, अर्थ दिया है, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। अब जब इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है तो इसमें क्या क्या है, आप सारे प्लैनेट देख लीजिए, सन देख लीजिए, उनका रोटेशन देख लीजिए, ठीक है। देखने के बाद में अब आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअल में जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है। रोटेट होने के साथ में इसके पास में रोटेशनल मोशन भी होता है। और कौन सा मोशन होता है ये आप डालेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैपलर्स लॉ, ठीक है। कैपलर्स के लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले कैपलर्स ने क्या बताया, तो कैपलर ने ये बताया कि अगर कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड राउंड करता है, मीन्स लगातार घूमता है, ठीक है, तो कैसे घूमता है और क्यों घूमता है और उसका सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस है। पहला नियम कौन सा है, तो पहला नियम है भाई साहब, उसे क्या कहेंगे, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। इसमें क्या होगा, सन सेंटर में होगा, ठीक है, और सारे जो प्लैनेट होंगे उस चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इसमें से एक क्वेश्चन और बनेगा क्या, कि चक्कर कैसे लगाते हैं, ठीक है। सर्कुलर लगाएंगे, इलिप्टिकल लगाएंगे, तो इलिप्टिकल लगाएंगे और सेंटर क्या होगा उसका, तो उसका सेंटर होगा फोकी, ठीक है। जो उसका फोकस होगा इलिप्टिकल का, ये मान लीजिए ऐसे है, तो ये होगी एक इसकी सेमी रेक्टम, दूसरी सेमी रेक्टम, ठीक है ना। यहाँ पर जो इसका होगा फोकी, इसे ये इस फोकस पर होगा, ऐसे कह सकते हैं, फोकस 1, फोकस 2, ठीक है। ये इसका सेंटर होगा, किसका, जो सन के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगाएंगे उनका, ठीक है। उनका फोकस कहाँ पर होगा, S1 S2 पर होगा, ना कि इस वाले पॉइंट पर होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, ओके। दूसरा है आपका, दूसरा लॉ कौन सा है, तो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, लॉ ऑफ एरिया। तो इसमें क्या है, तो जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाएगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले दो घटनाएं होंगी, दो इवेंट्स होंगे, ठीक है। हमने माना कि सन यहाँ पर है, ठीक है, सन यहाँ पर है और एक प्लैनेट जो है ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। कहा सर बिल्कुल घूम रहा है, मान लिया हमने, ये है हमारा एक पॉइंट, और ये हमने इसको ऐसे मिला दिया। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन कौन सी बताइए, ठीक, ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। और ये क्या है, फोकस है, इस फोकस पर सन है हमारे पास, ठीक है। हमने कहा कि इस वाले पॉइंट को ऐसे हमने मिला दिया, यहाँ पर हमारा एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट का नाम रख लो अर्थ, ठीक है, क्योंकि नाम रखना बहुत ज़रूरी है, अर्थ है। अर्थ का मास भी कुछ होगा, तो हमने इसका नाम मास दे दिया m, ठीक है। ये सन है सर, बिल्कुल सन है, हमने कहा सर बिल्कुल सन ही तो सन है, ये सन है, ठीक है। सन के चारों तरफ ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ओके, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ओके। तो हमने कहा कि अगर ये सन है तो उसकी एक रेडियस होगी, तो रेडियस हमने ले ली R1, ठीक है, रेडियस ले ली हमने R1, इसके अराउंड ऐसे घूम रहा है। हमने कहा कि एक टाइम पर ये यहाँ से इस वाले पोजीशन पर आता है, तो इसकी रेडियस तो सेम है, रेडियस सेम है इसकी। हमने कहा ये R1 है, बिल्कुल कहा सर बिल्कुल R1 है। इस वाले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कुछ होगी और इस वाले पॉइंट पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, कहा सर बिल्कुल होगी। तो हमने कहा सर इस वाले पॉइंट को ऐसे ऐसे मिलाने पर जितना एरिया ये पर यूनिट टाइम पे कवर करेगा, कौन, ये प्लैनेट मतलब अर्थ, ये अर्थ 1 सेकंड में जितना एरिया कवर करेगी उसे हम उसका क्या कहेंगे, तो उसे हम उसका कहेंगे एरियल वेलोसिटी, ठीक है ना, एरियल वेलोसिटी। आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, तो इसको हम ऐसे करते तो एरियल वेलोसिटी VA कर लीजिए, या कुछ भी नाम आपका जो भी मन है वो दे सकते हैं।
तो एरियल वेलोसिटी की डिफिनेशन कैसे बनेगी, तो ये हो जाएगा हमारा डी ए बाई टी। ठीक है, पर यूनिट टाइम पर कोई प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाता है तो पर यूनिट टाइम पर जितना वो एरिया कवर करेगा, ठीक है, उसे हम उसको क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम एरियल वेलोसिटी वी इज इक्वल ए बाई टी, या फिर इसको ऐसे भी सकते हैं डी ए अपॉन डी टी। कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। अब हमने रोटेशनल मोशन में एक लॉ पढ़ा है, अगर किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो उस बॉडी के पास में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। सर बिल्कुल सर होता है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम है इस पॉइंट के पास में, यहाँ पर वेलोसिटी v है और ये वाला पॉइंट हमने माना यहाँ पर है और ये वाला पॉइंट मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर आता है और यहाँ पर ये इतना एरिया कवर करता है, ठीक है, ये पॉइंट, यही मास है, तो यहाँ पर हो गया मास m और ये भी है मास m। अब यहाँ पर भी कुछ एरिया कवर कर रहा होगा, कहेंगे सर बिल्कुल कवर कर रहा है। अब इस टाइम पर वेलोसिटी कुछ बताइए कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर हमने कहा वेलोसिटी सर है v2 और यहाँ पर है v1। सर कहाँ ऐसा क्यों हो सकता है, तो आप थोड़े अपने दिमाग की घोड़ों को दौड़ाइए और बोलिए कि अगर कोई भी प्लैनेट या कोई भी बॉडी जो सेंटर के पास में है उसकी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, तो लीनियर वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी पर एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी बट यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम, यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस है ज्यादा, ठीक है ना। v इज इक्वल टू आर ओमेगा से हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट का एरिया या इस वाले पॉइंट का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एंगुलर मोमेंट। वो कितना हो जाएगा, तो हमने कहा सर वो L होता है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम है L1, यहाँ पर कहा सर L2 है। अब हमने तो कह दिया कि सर कंजर्व होता है, तो बिल्कुल कंजर्व हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू L2 हो जाएगा। पहले तो कंडीशन ये मानिए, इज इक्वल टू L कर लीजिए इसको। अब L1 कितना हो जाएगा, L2 कितना हो जाएगा, L हो जाएगा हमारा कितना, mv1r1, ये कितना हो जाएगा mv2r2। ओके, इसको चाहे तुम आगे भी बढ़ा सकते हैं मेरी जान, कैसे, तो ये हो जाएगा v इक्वल आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा, ये हो जाएगा कितना m, यहाँ पे कितना हो जाएगा mr2 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब कहेंगे सर दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। कैसे बराबर है, तो लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, ठीक है, लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि किसी भी प्लैनेट का जो सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है पर यूनिट टाइम पर जितना एरिया कवर करेगा वो उतना एरिया यहाँ पे भी कवर करेगा, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं, या फिर जो कैप्लर भैया ने बताया वो यही है, ठीक है, वो यही है। तो ये हो गया हमारा इतना। अब कहेंगे सर अभी तो हमको मज़ा नहीं आ रहा है, तो मज़ा दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा कि ये होता है हमारा L, पहले एंगुलर इस वाले एरिया को, इसके जो ये वाला पॉइंट निकाला ना हमने, ये वाला OAB का एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ OAB कितना हो जाएगा, हाफ रेडियस और क्या हो जाएगा बताइए, वेलोसिटी, ठीक है। कैसे, अब कहेंगे सर मज़ा नहीं आ रहा, कैसे, देखो ये हो जाएगी रेडियस, ये हो जाएगी डिस्टेंस, ये हो जाएगी आर्क ना, और हमको पता है एंगल इज इक्वल क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। तो आर्क कितनी है, थीटा इंटू रेडियस। तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम जब एरिया निकालेंगे हाफ r1 और क्या निकालेंगे यहाँ पर आर्क। अब आर्क इक्वल क्या रखेंगे, थीटा इंटू रेडियस। तो अगर हमने मान लिया बहुत छोटा है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, हाफ r1, आर की जगह पे कितना रखेंगे, डी थीटा और क्या है r, डी थीटा इंटू r1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ r1 स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। कहेंगे सर ठीक है, ओके डी थीटा। अब कहेंगे कि डी थीटा यहाँ पर क्या है, तो डी थीटा ये छोटा सा एंगल कवर किया है, पर एंगल की तो ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर एरियल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा dA अपॉन dt इज इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा हमारा क्या, ओमेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, dA अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ r1 स्क्वायर ओमेगा। कहेंगे सर r1 ओमेगा आ गया यहाँ पर तो v का कोई खेल नहीं है, तो बिल्कुल खेल है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो फिर ओमेगा इज इक्वल कितना हो जाएगा, v बाई आर हो जाएगा ना, हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू दी है इस वैल्यू को थोड़ा चेंज कर दीजिए। कैसे? हाफ R1 स्क्वायर इंटू V1/R1, इससे कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास? हाफ R1 V1। इस वाले एरिया का जो मोमेंटम है, जो एरियल वेलोसिटी है, वो कितना है? dA/dt इज इक्वल कितना है? हाफ R1 V1। ठीक है, अब इस वाले का निकाल लीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारे पास कितना? हाफ R2 V2, ये क्या आ जाएगा? dA/dt आ जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे सर दोनों की वैल्यू तो बराबर है। बिल्कुल बराबर है, तो बराबर के साथ में हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है? ये है mvr। ठीक है, तो यहां पर जो mvr है तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? L/m इज इक्वल टू V1/R1 V2/R2, क्योंकि सारा तो मोमेंटम कंजर्व है। और ये कैसे हैं? ये कैसे है बताइए। अब V1/R1 की जगह पर कितना है? देखिए यहाँ पर V1/R1 की जगह पर कितना है यहाँ पर, तो थोड़ा साफ करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गई है, थोड़ा सा हौच पौच को हटाता है। मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारे पास जो dA/dt की वैल्यू आई है वो कितनी होनी चाहिए, वो कितनी है और उसका यूज़ कहाँ पर है, ये समझना है बस हमको। तो उसको समझने के लिए हमारे पास ये दो नियम थे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ने निकाल लिया। एंगुलर मोमेंटम निकालने के बाद में हमें मालूम चला कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है भाई साहब। तो कहेंगे सर यहाँ पर जो हो रहा है क्या खेल? कौन सा खेल? हमें चेक करना है कि जो ये नियम है वो नियम कैसे बना। तो एक लाइन में अगर शॉर्ट ट्रिक के रूप में देखें तो जो एरियल वेलोसिटी है, जो एरियल वेलोसिटी है मीन्स पर यूनिट टाइम पर जितना एरिया कवर होगा वो एरिया को ही हमें यहाँ पर क्लियर करना है। जैसे कि समझिए, क्या समझना है सर? बिल्कुल समझना है। तो समझना ये है कि हमारे पास dA है अपॉन dt, ठीक है, और हमारे पास क्या है? L है, मोमेंटम है, इसकी वैल्यू होती है mvr होती है। क्या सर? बिल्कुल होती है। ये क्या है? L इज इक्वल टू mvr होती है। क्या सर? बिल्कुल होती है। हमने कहा ये कंजर्व होता है तो L1 इज इक्वल L2 हो जाएगा, इसकी जगह पर V1/R1 हो जाएगा, मास तो सेम है, तो हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो हो जाएगा L/m इज इक्वल टू V1/R1 इज इक्वल टू V2/R2। ठीक है ना। dA/dt क्या बनाया था? अभी हमें बना के दिया था इसने हमको VA। ठीक है, और ये आया क्या है एक्चुअल में? हाफ R1 V1। ठीक है, यहाँ पर कहा सर आपने तो स्मॉल आर लिया, यहाँ पे तो कैपिटल आर है, तो मेरे लाल यहाँ पर कुछ भी आर कैपिटल आर कर लो, जो मन है वो कर लो। कहने का मतलब यही है, R1 और ये R2। अब देखो V1/R2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर क्या? L/m। तो VA इज इक्वल टू या dA/dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? L/2m। अब बताइए तो एरियल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। पर यूनिट टाइम पर जितना भी एरिया कोई भी प्लेनेट कवर करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? कांस्टेंट होगी। यही तो हमें प्रूफ करना था और यही कैप्टन भैया ने बताया था। बताइए कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रही है ना? मज़ा आ रही है, मज़ा तो आएगी। इतनी मेहनत करा रहे हो तो मज़ा नहीं आएगी? फिर समझ लो एक बार, ये हमारा सन है, ठीक है, चुन्नू सा, और ये मुन्नू सा हमारा अर्थ है। यहाँ पर एक मोमेंटम, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ठीक है, और यही m1 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, पर यूनिट टाइम पर ये इतना एरिया कवर करता है, और फिर ये एरिया कितना कवर करता है? इतना कवर करता है। तो कहेंगे सर बताइए इसमें कौन सा एरिया इक्वल है? कहेंगे सर बिल्कुल बता देंगे। अब देखो ये कंडीशन देख करके और ये कंडीशन देख करके दोनों में थोड़ा अंतर लगाइए, थोड़ा सा डिफरेंस। ये सोचिए कि अगर इस वाले पॉइंट पर ये इसका फोकस है, ये एरिया इतना कवर कर रहा है, और इस वाले पॉइंट पे आके इतना एरिया कवर कर रहा है, तो दोनों में से बड़ा एरिया कौन? बताइए। कहेंगे सर ये वाला बड़ा है, तो एक घुसा पड़ेगा तेनू। दोनों के एरिया, दोनों के जो ये है V1/R1 क्या है? कांस्टेंट है, V2/R2 कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर स्पीड कैसी है? स्लो। यहाँ पर इसकी स्पीड कैसी है? फास्ट। क्यों फास्ट लिख दिया? बताओ फास्ट है कैसे? जब एक प्लैनेट यहाँ पर होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो उसकी रेडियस कितनी है? ये रेडियस छोटी होगी। अब यही प्लैनेट यहाँ से यहाँ पर आएगा, मान लो,
अब उसको इतना एरिया कवर करना है, तो इसमें कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा, कौन सी वेलोसिटी कम, कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट, बताइए। तो यहाँ पर वेलोसिटी है v1, यहाँ पर भी है v1, यहाँ पर है v2 और यहाँ पर भी है v2। तो देखो v1 कैसा होगा, स्लो होगा, v2 वेलोसिटी कैसा होगा, फास्ट होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि v2 इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू ओमेगा। अब देखो ये इसकी रेडियस बड़ी है ना, इसकी रेडियस बड़ी है, इसलिए r बड़ा हो जाएगा, इसलिए बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर v1 स्लो क्यों है, क्योंकि इसकी रेडियस छोटी है। अब कहेंगे सर ओमेगा का क्या खेल है, ओमेगा तो कांस्टेंट है। क्यों क्यों कांस्टेंट, बताइए। जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसमें क्या कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट रहता है सर ओमेगा। फाई क्या होता है, आप कहेंगे सर फाई तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो फाई मतलब फ्रीक्वेंसी और टी मतलब टाइम ऑफ पीरियड, ये सभी क्या रहते हैं, कांस्टेंट। अब इतना होने के बाद में हम लोग चलेंगे कैपलर्स के थर्ड लॉ में। वो लॉ क्या है, यहाँ से दो फॉर्मूले आपको याद रखने जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा बताइए कौन सा, दूसरा जो मैंने बताया आपको अभी, कहाँ पर स्लो कहाँ पर फास्ट होगा, है ना। दोनों याद रखने हैं, नहीं तो पता है क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकेलो है, समझ लो भैया। तो सबसे पहले हमारे पास, आप कहेंगे सर वो क्यों नहीं साफ किया आपने, तो हमारे पास दो लॉ थे। पहला लॉ कौन सा था, पहला लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। दूसरा लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ एरिया, कहेंगे सर बिल्कुल है। तीसरा लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ टाइम, ठीक है ना। ये तीन नियम हो गए। कहेंगे सर ये तो आपने बताया नहीं अभी, ये वजह ले रहे हैं। तो देखो ये नियम क्या कहता है, इस नियम को पहले प्रूफ करते हैं फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। कैसे, हमारे पास एरियल वेलोसिटी का भाई साहब ये है, ओके। तो VA इज इक्वल टू L/2m इज इक्वल टू, ये VA है भाई साहब, VA मतलब एरियल वेलोसिटी, ठीक है। ये है क्या, देखो यहाँ पर क्या है एरिया, यहाँ पर क्या है टाइम, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया बाई टाइम एरिया। कहेंगे सर एरिया किसका, एरिया किसका, एरिया किसका, एरिया किसका, तो किसका एरिया, इसका एरिया भाई, ये इसका एरिया। यहाँ पर है इसकी फोकस, ठीक है, ओके। ये है क्या, ये इलिप्स है भैया, ये इसको कहते हैं इलिप्स, ठीक है। अब कहेंगे सर इलिप्स है, इसमें दो तीन मान बता दीजिए। तो इस इलिप्स का एरिया कितना होता है बताइए, तो कहेंगे सर होता है पाई AB। अब कहेंगे सर A और B क्या है, तो A है मेरे लाल ये और B है मेरे लाल ये, ठीक है, B है मेरे लाल ये, तो A और B हो गया। तो हमने इस एरिया की वैल्यू को यहाँ कर दिया पुट, तो ये हो गया L/2m इज इक्वल टू, एरिया कितना है पाई AB अपॉन टाइम कितना है, टाइम तो पता नहीं है मेरे को, तो टाइम नहीं पता, टाइम को हम T लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर बिल्कुल लिख देंगे, ओके। इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर जो एरिया है वो एरिया क्या है, एरिया ऑफ इलिप्स, कितना है पाई AB, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके बीच में एक ऐसा रिलेशन हो, और ये जो हमारा ये A दिया है ना, ये A एक्चुअल में क्या है, देखो ये एक्चुअल में A, एक सेकंड, यहाँ लिखो 2B और यहाँ लिखो 2A, ठीक है ना, 2B 2A। अब ये 2A है, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर फोकस है, मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो एक है ये हो जाएगा हमारा A, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा A। इसे क्या कहेंगे, रेडियस कह सकते हैं, इसे कैसे कह सकते हैं, तो देखो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ये इसका फोकस है कि यहाँ फोकस है, दो फोकस बनेंगे इसके दो नाभियाँ होती है, जैसे दो बीबियाँ होती है ना, वैसे दो नाभियाँ होती है, ठीक है सर, ठीक है। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा L इज इक्वल टू B²/A, ठीक है, L इज इक्वल टू B²/A। कहिए सर ये क्या है, ससुर का नाती ये है क्या, B²/A, ठीक है। अब यहाँ से इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेमी लेटस रेक्टम, हिंदी में कहते हैं इसको अर्धनाभिलंब, ठीक है ना। तो ये L हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से B² की वैल्यू को निकालेंगे और यहाँ पे उठा के इसको रख देंगे। कहेंगे सर ये कर क्या रहे हैं हम आपको ये बता रहे हैं कि कैपलर ने जो नियम दिए थे वो बनाए कैसे थे सर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा कितना,
तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि L/2m, यहाँ से देखो ये हो जाएगा L/2m, यहाँ से क्या लेके आए, पाई लेके आए, यहाँ से a रहने दिया इसको ऐसे ही, और यहाँ लेके आए t इज इक्वल टू, और बाई में a कर लिया, यहाँ पर क्या बचा b। अब सबका स्क्वायर कर दिया, कहा सर बिल्कुल स्क्वायर कर दीजिए, मान लिया आपकी बात, ठीक है। स्क्वायर करने पे क्या आ गया, L/2m पाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा t²/a², कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा b², ये हो जाएगा b², यहाँ से b² इज इक्वल टू क्या है, a इंटू एल। अब ये आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, L/4 पाई², L/4 2 4 पाई² m² इंटू t² इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या है, b² बराबर al रखेंगे तो हो जाएगा कितना, a³ और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये l इज इक्वल दिस। अब देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है, जब कांस्टेंट वैल्यू है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बनेगा ये t² प्रोपोर्शनल टू a³ क्या है, रेडियस। तो जो भी प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, जो भी प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, अगर मान लो चक्कर ऐसे लगा रहे हैं, तो यहाँ से एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। इसका स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनेट होगा, तो इसके जो रेडियस होगी उस रेडियस के प्रोपोर्शनेट होगा, कितनी पावर के, 3 पावर के, ठीक है। ये तीसरा नियम था। अब तीनों नियम को एक में मर्ज कर देते हैं, मर्ज करने के बाद में क्या बनेगा, ये देखते हैं सर। मर्ज करने के बाद में बनेगा ये कि तीनों के जो नियम बनेंगे वो तीनों नियम ऐसे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, तो कहेंगे सर बहुत ही दर्द की बात है इसमें, इतना कैसे याद करेंगे, याद करना ही नहीं, क्या याद करना बताओ इसमें, कुछ याद करने वाला था क्या इसमें, कुछ नहीं था। सबसे पहले कैपलर भैया ने बताया, क्या बताया, कि जो हमारा सन है, हमारा ही तो है ना, किसी और का तो है नहीं, है ना, जो हमारा सन है, सन बाबू, सूरज चाचा, ठीक है, वो क्या करते हैं, सभी प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उनका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है, ठीक है। सेंटर कहाँ होता है, तो सेंटर पे नहीं होता, फोकस पर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया सा है, इसको याद रखिए जैसे, सेंटर जो है फोकस पर होता है, सेंटर पर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, एरियल वेलोसिटी क्या होती है। अब यहाँ से एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एरियल वेलोसिटी का क्या बता दीजिए आप, एरियल वेलोसिटी की आप डायमेंशन बता दीजिए, या कहेंगे आपसे यूनिट बता दीजिए, तो यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर²/सेकेंड या L/2t-1, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, है ना। जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाता है तो पर यूनिट टाइम पर जितना भी वो एरिया कवर करेगा वो सब जगह पर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये भी एक छोटी सी बात समझ लीजिए। जो फोकस के पॉइंट में प्लैनेट पास होगा, जो फोकस के, जब सन के अराउंड जब कोई भी प्लैनेट चक्कर लगाएगा भैया, तो जो सन के पास में होगा उसकी वेलोसिटी कौन सी, लीनियर वेलोसिटी कैसी होगी, स्लो होगी। बट जो दूर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये भी आपको याद रखना है। क्यों, ऐसा क्यों होगा, बट दोनों सेम एरिया कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी रेडियस ज़्यादा है और इसको यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा एरिया कवर करना है। क्यों, क्योंकि उसको उतना ही एंगुलर मोमेंटम बनाना है या बनाए रखना है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग नहीं रहा है, इसलिए क्या करेगा, वो लगातार घूमता रहेगा, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर से आके तो ऐसे फोर्स लगा नहीं सकते, है ना। अगर फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर खेला खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से, और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ टाइम समझ गए ना। और एक फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा कि VA इज इक्वल टू L/2m होता है, ये तो आप बिल्कुल भूलिएगा ही मत, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है मेरी जान, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब ये क्या है, ये ससुर का नाती कहा गया हो, तो ये है, यहाँ से एक प्लैनेट घूम करके यहाँ तक आता है, उसको टाइम लगता है 4 सेकंड, ठीक है।
यहाँ से चलो क्वेश्चन बना लेते हैं बढ़िया सा एक। ये एक मास है m, ठीक है, यहाँ पर से ये एक ए पॉइंट है, ये पूरे चक्कर लगा के आता है और इसकी रेडियस है 2 मीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है, 4 सेकंड है ना। दूसरा प्लेनेट बी यहाँ से चक्कर लगाता स्टार्ट करता है, इसका टाइम ऑफ पीरियड है 2 सेकंड, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बताइए। तो रेडियस निकालना है, बहुत ही सिंपल है। तो T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब बाई 3/2, ठीक है ना। तो T1 कितना है 4 है, T2 कितना है 2 है, और R1 कितना है पता नहीं, R1 पता है अच्छा 2, और ये कितना है R2। आधे लोग तो इस इक्वेशन को ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ से काटोगे कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16/4, ये कट करो कितना आएगा 4। अब ये कितना हो जाएगा 2/R2, अब यहाँ पे क्यूब दिया है इसे रूट आ जाएगा कितना 3 का, तो 3 4 1/2, ये हो जाएगा R2। ये ऐसे करके हम इसको रेडियस निकाल सकते हैं, ओके ना। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे कहाँ चलेंगे, इसके आगे हम लोग चलेंगे लॉ ऑफ मोशन पे। और लॉ ऑफ मोशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं भैया। अच्छा तो क्या कहेंगे, तो पढ़ेंगे क्या हम लोग ग्रेविटेशनल मोशन, तो पढ़ेंगे इसके बाद में यूनिवर्सल फोर्स। आप कहेंगे सर यूनिवर्सल फोर्स ये कौन सी चिड़िया का नाम है। यूनिवर्सल फोर्स मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे हम लोग। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कुछ अच्छा लग रहा है साउंड, ठीक है भाई। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो फोर्स है हमारा वो कैसे काम करता है, तो इसके लिए नॉन कांटेक्ट फोर्स है। 2 फोर्स होने ही चाहिए भाई साहब। 2 फोर्स होने के साथ में और क्या होना चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। कौन से 2 लोग, 2 लोग जिनके पास में क्या हो, मास हो। कैसा मास, पॉइंट मास हो, ठीक है। अब पॉइंट मास है बिल्कुल, तो सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है, तो 2 ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है या 2 बॉडीज पर काम करता है। अब यहां पर यूनिवर्सल कैसे लिखूं, फोर्स, ठीक है ना। अब ठीक है, यहां पर क्या है, हमारे पास 2 बॉडी है, एक मास ये है, एक मास ये है, दोनों के मास हैं m, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मास है m, ठीक है। दोनों है कैसे, पॉइंट मास। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी है, कहेंगे सर दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी, r, ठीक है। अब कैसे काम करेगा, तो फोर्स काम कैसे करेगा, फोर्स काम करेगा m1 m2, ठीक है। और कैसे काम करेगा, 1/r² पे काम करेगा। कहेंगे सर तो बच्चा जाने हुए, तो इसको बैलेंस कर दीजिए, F = g m1 m2/r²। कहेंगे सर ओके क्लियर हो गया, ठीक है ना। 2 बॉडी हैं, उन पर फोर्स लग रहा है, कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, जो ज़्यादा हैवी होगी वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी, क्योंकि उससे ज़्यादा फील्ड होगी। फिर दोनों का फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। फिर ये क्या होगा, जितनी दूर रखे होंगे उतना कम फोर्स लगेगा, जितना पास रखे होंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब कहेंगे सर ये आपने फिगर बनाया है, इस फिगर का मतलब समझ में नहीं आया। तो हमने कहा भैया ये पॉइंट मास के लिए काम करे है, तो ये इसका नाम रखा हमने m1, इसका नाम रखा हमने m2। दोनों की बीच की दूरी कितनी है, दूरी है r, ठीक है। इस कंडीशन पर ये फोर्स काम करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से g की वैल्यू बता दीजिए। कहेंगे सर बिल्कुल 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है सर। कहा बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसी वैल्यू को थोड़ा सा और कन्वर्ट कर देते हैं न्यूटन, ठीक है। अब 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन होता है। कहेंगे सर हाँ बिल्कुल होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10⁵ डाइन इंटू, ये होता है ना। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर 10⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अपॉन 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 10⁻3 ग्राम, यहाँ पे स्क्वायर 10⁻6 हो जाएगा। अब कितना मान आ जाएगा जी का,
तो आ जाएगा 6.67 10 टू पावर माइनस 11 इंटू, देखो प्लस का 5 10 टू पावर प्लस का 5 इंटू 10 टू पावर प्लस का 4 10 टू पावर प्लस का 4 डिवाइडेड कितना है 10 टू पावर प्लस का 6। तो देखो क्या कट रहा है, 4 यहाँ से उड़ जाएगा, तो 5 उड़ाते हैं ना, सीधे से 5 उड़ाते हैं और 4 1 ये 3, यहाँ 3 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 6.67 10 टू पावर माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू पूछी गई इसलिए मैंने आपको ये कंफ्यूज कर दिया, क्लियर कर दिया। ये आपको याद रखना है। कहेंगे सर बिल्कुल याद रखेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो ये लॉ क्या है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। सबसे पहले दोनों बॉडी एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करेंगी। अगर आप चाहें तो इसका कुछ इस तरह से बना सकते हैं, 2 मास हैं, ठीक है। अगर वेक्टर फोर्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मीन्स ये m1 ऑब्जेक्ट है, ये m2 ऑब्जेक्ट है। इस वाली बॉडी पर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स होगा, वो फोर्स होगा कितना, फोर्स 1 2। यहां पर आ जाइए, फोर्स फील बाई 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब कहेंगे सर ये बराबर कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस वैल्यू को, अगर ये दूरी कितनी है r12 दी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r12 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे r कैप, ठीक है। अब यहाँ पर क्यूब भी कर सकते हैं, अब क्योंकि हमें पता है r कैप इज इक्वल टू r फुल वेक्टर बाई r मॉड। अब इस वाले को यहाँ पर क्यूब कर सकते हैं, तो हमें इसी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने यूनिट वेक्टर ले लिया, क्या ज़रूरत है इसकी, क्या ज़रूरत है ना। तो अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या देखेंगे, तो इसके आगे ये हमारा फोर्स हो गया कौन सा, इसे समझ में आ गया ना आपको, इसमें तो कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा, बिल्कुल हलवा सा है ये। फिर अब इसके आगे क्या है, इसके आगे है कुछ बेसिक से एग्जाम्पल, बढ़िया बढ़िया से। कहेंगे सर कौन से एग्जाम्पल और कैसे एग्जाम्पल, इसको बिठा दो, ये सब हटा दो, हाँ अब ठीक है, ओके। तो 2 बॉडी है, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। कैसा फोर्स अप्लाई करती है, तो फोर्स अप्लाई करती है कैसा, अट्रैक्शन का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि F12 इज इक्वल टू F21, अगर दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 0। मतलब क्या है इसका, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, आपको ये याद रखना है। दूसरा ये भी याद रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है, तो इसको भी जरा देखते हैं हम लोग आज। तो सेंट्रल फोर्स है, ये एक क्या है, ये एक सरफेस है, फर्श है भैया, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा सा गोला रखा हुआ है, इसका सेंटर ये है। यहाँ पर एक चुन्नू सा गोला रखा हुआ है, ये यहाँ पे। अब इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है 2r, ये इसकी रेडियस है 2r, और ये रखे हुए हैं कितनी दूरी पर, 3r डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं, 3r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट पर ये मास है 4m और ये मास है m, ठीक है। ये m1 इज इक्वल टू m है और m2 इज इक्वल टू 4m है। यहाँ से फोर्स बता दीजिए कितना है। तो फोर्स कैसे काम करेगा, आप 3r पर तो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इसका सेंटर ये है, यहाँ पर इसका सेंटर यहाँ पर है। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस लेनी है आपको। क्यों, क्योंकि सेंट्रल फोर्स तो ऐसे ही काम करता है। सेंट्रल फोर्स तो ऐसे ही काम करता है। अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा तेज करेंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि अगर ये पृथ्वी की जो सेंटर है, यहाँ पर हम लोग मास को
स्टूडेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहीं पर होता है, और जितनी भी डिस्टेंस, जितनी भी फोर्स को वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं वो यहीं से करते हैं, ना कि यहाँ से करते हैं। इसलिए हमें ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, ओ डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ओ डैश के लिए कितना हो जाएगा? देखो ये इतना आर है तो ये इतना भी आर हो जाएगा भाई साहब, ये आर हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा आर हमारा, ये बचेगा आर। तो ये देखो ये 3r दिया हुआ है, ये है 3r, और ये कितना है r, तो ये डिस्टेंस निकाल लो कितना आ जाएगा ये। तो हो जाएगा सर r² प्लस 9r² इज इक्वल टू ओ डैश, ये हो जाएगा कितना 10r² का होल स्क्वायर, तो रूट में जाएगा तो रूट 10, ये बचेगा r। तो अब फोर्स कितना आ जाएगा इस पर? तो फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू कितना? F इज इक्वल टू जी m इंटू 4m बाई कितना r है बताइए? r है हमारा r², ओ डैश कितना है 10r², सीधे सीधे ना 10r²। तो ये कटेगा कितना 2/5 g m² ये हो जाएगा हमारा फोर्स। ठीक है ना, क्लियर है इतना? अब इसी के अकॉर्डिंग एक और भी क्वेश्चन आप चाहो तो बनाना चाहो तो बना सकते हो, ब्लॉक का बना सकते हो, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। मैं 2-3 टाइप बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक ये ब्लॉक दिया हुआ है, इस ब्लॉक का बना सकते हो आप, ऐसे ब्लॉक दिया हुआ है, एक यहाँ पर ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस वाले पॉइंट और इस सेंटर ऑफ, हाँ इसको यहाँ प्लेन पे मान लो पहले, तो ये ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी कुछ हाइट दी हुई होगी, मान लो 10 दी हुई है, ठीक है, और इसकी यहाँ से हाइट दी होगी मान लो 5 दी हुई, इस सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हमें ये निकालना है, ठीक है, ये तो इतना 5 है तो इतना भी 5 हो जाएगा, ठीक है, और हमने माना कि ये कितना है, ये है 2 मीटर का, तो ये 1 मीटर बचेगा, इतना बचेगा 1 मीटर का। तो ये कितना बचेगा हमारा, 1 इतना कम हो गया, 10 इतना है तो ये बचेगा 9, ये है 5, ये कितना आ जाएगा 9² प्लस 5² कितना आ जाएगा 81 प्लस 25 रूट में कितना आ जाएगा 106। बस स्क्वायर लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मास मान लो 1 kg, इसका भी मास 1 kg है, तो कितना हो जाएगा g इंटू 1 बाई कितना 106, आंसर हो जाएगा, काम खत्म। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कौन से सेंट्रल फोर्स की वजह से काम कर रही है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, ठीक है। अभी और क्या देखना है, वो देखना है आपको क्या, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट फिर से वही चीज आ गई जो हम लोगों ने रोटेशनल मोशन में पढ़ा था, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, वो जरूर देख लो फिर से एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। और यहाँ से बन भी जाएंगे तो क्या मना कर दोगे कि नहीं करेंगे सर यहाँ से क्वेश्चन, बताइए, मना तो कर नहीं दोगे, तो उसे भी जान लो फटाफट। 2 सेकंड का काम है, हेलो हम लोग सीख भी चुके हैं पहले से ही, तो ये भी सीख लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ओके, तो फिर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है। तो हमारे पास होता है टाइप भैया 3। कौन से 3 टाइप? एक जो लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मास वो, दूसरा जो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट वो, तीसरा वॉल्यूम पे। तो 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों में से देख ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक लेंथ है, एल लेंथ का एक बॉडी है जिसके ऊपर m मास डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब इस पर हमें लगाना है लैम्डा। वो क्या होता है? वो होता है m/l। ये सर बिल्कुल होता है, बट लैम्डा से तो काम चलेगा नहीं, जैसे मान लो हमें 4 मीटर का चाहिए होगा तो कैसे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, चुन्नू से मास को मान लेंगे, वो कितना हो जाएगा dm, और चुन्नू से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी dx। तो dm अपॉन dx इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू m/l। ये वाला फॉर्मूला आपके लिए रामबाण है, आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये हो गया ऐसे ही। अगर इसका एरिया होता तो हम इसके लिए क्या अप्लाई करते, सिग्मा इज इक्वल टू m/a dm/da, ठीक है। और अगर ये वॉल्यूम होता तो हम लोग ऐसे फाइंड करते m/v dm/dv, ठीक है ना।
अब देखो एरिया कई टाइप के हो सकते हैं, एरिया जो है कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई एरिया है, ये है, तो इसका L इंटू बी हो जाएगा। अगर मान लो कोई हमारे पास ये सर्किल दिया हुआ है, सर्किल, इस सर्किल के लिए एरिया कितना निकालेंगे, ये r है, ये x है, ठीक है, ये थीटा है, तो डी थीटा कितना हो जाएगा, आर्क बाय रेडियस, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू डी थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, x, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये रेडियस, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस वाले सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया इसका हो जाएगा कितना, x इंटू रेडियस, तो x कितना है, r इंटू डी थीटा इंटू r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर और ये हो जाएगा डी थीटा। समझ में आया सर? नहीं समझ में आया? बिल्कुल उड़ गया सर, बिल्कुल बिल्कुल उड़ गया। देखो ये सर्किल है, ठीक है, हमने कहा इस पर एक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो इस पर एक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एरिया पर। तो हमने क्या किया, हमने इसके छोटे से भाग डीएम को लिया, इस डीएम को, बहुत छोटा हो गया, इस डीएम को, ये बहुत छोटा हो गया, इस डीएम को छोटे से dx के रूप में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया था dx हमारा, इतना हो गया dx। अब इस dx को यहाँ से जब मिलाएंगे तो ये कुछ एंगल बनाएगा, उसका नाम रखें डी थीटा। अब हमको पता है डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, तो r कितना है dx, रेडियस कितना है r, तो dx कितना आ गया हमारा, r इंटू डी थीटा। अब कहेंगे सर इसका एरिया कितना होता है, तो आपको पता ही है एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो ये है L, ये हो जाएगा R इंटू बी, कितना है R इंटू डी थीटा, कितना आ जाएगा R स्क्वायर डी थीटा। तो यहाँ पर इसके लिए ऐसे काम कर सकते हैं। अब कहेंगे सर इसके लिए इतना है, तो हेमीस्फीयर के लिए कितना होगा, तो हेमीस्फीयर के लिए भी यही सेम काम करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर ट्राइंगल है तो कैसा काम करेगा, सर्किल है तो कैसा काम करेगा, सबके लिए आपको अलग अलग एरियाज को निकाल करके उस पर मास डिस्ट्रीब्यूशन लगाना होगा, जिससे आपको समझ में आए कि एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। अब ये मास का दिया हुआ है, इससे वॉल्यूम का दिया हुआ है, तो वॉल्यूम के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि dv इज इक्वल टू, सेल के लिए अगर मान लीजिए 2/3 होता है, m इंटू जो भी उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो m करके, ये जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा एक बार। ऐसे करके आपको बहुत सारे मास डिस्ट्रीब्यूशन पता होने चाहिए, जिससे आपको ये पता रहे कि एक्चुअल में मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब एक दो एग्जांपल और दिए हो वो भी देख लीजिए साथ में, एक दो एग्जांपल और दिए हैं वो भी साथ में देख लीजिए कि वो कैसे काम करते हैं। कि अगर हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, एक हमारे पास रॉड है और उस पर कैसे फोर्स काम करेगा ये भी देखना है हम लोगों को, ठीक है ना। देखो कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको नहीं आएंगे, वो समझाना ज़रूरी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इसलिए पहले ही बता दिया आपको कि आप बार बार ये ना सोचें कि सर यहाँ पर मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये कैसे हो गया। ओके, अब आ जाइए, मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास है m, इसकी लेंथ है l, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, कई बार बच्चे पूछते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मास है m, इस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स बताना है आपको, ठीक है, फोर्स बताना है। तो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, टोटल मास दिया हुआ है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लगा दीजिए, कौन सा मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगेगा, m बाई एल इज इक्वल टू dm अपॉन dx। अब m बाई एल करेंगे तो dm और dx करना पड़ेगा, तो हमारे मान लिया हमने dm है ये वाला, चुन्नू समास dm, और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। तो इस dm और इस m का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, g m, ये वाला m और ये dm अपॉन कितना, डिस्टेंस। तो देखिए ये यहाँ से ये वाला पॉइंट था a डिस्टेंस पर, ठीक है, और जो हमने dx लिया है उससे ये वाला पॉइंट हो जाएगा x डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है? कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, देखो फिर से समझ लो, ये वाला dm लिया हमने, ऐसे करके बहुत सारे dm ले लेंगे, सबको ऐड कर देंगे, है ना। तो इस वाले पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट मास है m, वो dx पर है, मान लो, सॉरी x डिस्टेंस पर है, और ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस l है, हमें लिमिट भी निकालनी है। तो इस वाले पॉइंट से यहाँ तक लिमिट कितनी है a, और फिर इस वाले पॉइंट से इस एंड के dm से कितना है
ए प्लस एल। तो हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक अपना पड़ेगा, डी एफ के लिए। तो डी एफ हमारा हो जाएगा 0 से एफ, और ये कितना जाएगा ए से ए प्लस एल तक। बस हो गया काम हमारा। आप कहेंगे सर अभी तो हमारा काम हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर डीएम है और हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे पढ़ा हुआ है। तो डीएम इज इक्वल टू हो जाए कितना, एम बाई एल और डी एक्स। इस वाली वैल्यू को उठा पुट कर दीजिए, बस हो गया काम। ए से ए प्लस एल जी एम, और ये कैपिटल एम, ठीक है। ये हो जाएगा 1/x², ये हो जाएगा dx, ठीक है ना, क्लियर है इतना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 1/x नेगेटिव। ओके, कहेंगे सर बिल्कुल, जी एम स्मॉल एम 1/x, माइनस कॉमन कर लिया, ए प्लस एल, ठीक है, ए प्लस एल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का जी एम इंटू अपर लिमिट 1/a प्लस एल माइनस का 1/a। एलसीएम ले लो फटाफट। अभी कुछ वैल्यू कम हो रही क्या, हाँ कम हो रही भाई साहब। कहेंगे सर बिल्कुल कम हो रही है, आप लगाए नहीं। तो ये हो जाएगा कितना, a माइनस का l बाई a प्लस एल, और कितना a इंटू का जी एम बाई एल, और कितना है m माइनस के साथ में। सॉल्व कर लो, बस हो गया। कुछ कट पिट रहा है, a ओडिंग कर रहा है, l से l ओडिंग कर रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा, f इजिकल कितना हो गया हमारा, g कैपिटल M स्मॉल m बाई a प्लस एल इज इक्वल टू दिस। कहेंगे सर इसको ऐसे नहीं लगा सकते क्या, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखो एक रॉड है 20 kg की, 2 मीटर लेंथ है। कहेंगे सर बिल्कुल लेंथ है। एक पॉइंट मास है, कितना है, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर करना ये है कि यहाँ से जो ये पॉइंट मास है जो 1 kg का है, इस टोटल फोर्स निकालना है हमें। तो कैसे, बिना मतलब फॉर्मूले को दिमाग में सेट किए बिना हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। मान लो कैसे, सबसे पहले आपको जी तो लिखना है, जी तो कॉमन है, ठीक है। दोनों मास हो जाएंगे 20 × 1। आपको खेल कहाँ करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस में थोड़ा खेल होगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस से खेल के लिए आपको ये याद रखना है कि जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे इस वाले पॉइंट से, तो एक डिस्टेंस हो गई ये, दूसरी दोनों को ऐड कर दो, बस कितना हो जाएगा 3 मीटर, बस जी 20/3, आंसर, काम खत्म। बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और बना लो फटाफट, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और बना लो फटाफट बना लो भाई, फटाफट, है ना। अगर मान लो एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको रॉड दिए, उसका मास दिया हुआ है, और आप डिस्ट्रीब्यूशन लगाना ना चाहें तो कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही भाई साहब, है कि नहीं। तो हमने कहा कि हमारे पास एक रॉड है ऐसे करके, ठीक है। इस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसी रॉड दी हुई है, इसकी लेंथ है 20 मीटर और मास डिस्ट्रीब्यूट है इस पर 200 kg, ठीक है, 200 kg, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट मास है, तो कैसे काम करेगा बताइए, मतलब कैसे काम कर सकते हैं इसके बारे में। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पर 20 दिया हुआ है, 20 इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो सारा मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ 10 मीटर पे होगा, नहीं होगा। तो ये डिस्टेंस काम कर रहा है, नहीं है हमको, ये भी याद रखिएगा। एक सेंट्रल फोर्स वाला एग्जांपल आ जाएगा ऐसे करके। और अगर ऐसे करना है तो ये मान लीजिए 200 kg दिया हुआ है, यहाँ पर एक 1 kg दिया हुआ है, मान लो 4 kg दिया हुआ है। ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 4 मीटर। अब फोर्स लगाना है बिना ऐसे जाने, तो जी, ठीक है, 200, 4, 2, 4 तो 6, ये बचेगा 2, 3, 200/3, ये हो जाएगा फोर्स आपका, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में ये देखेंगे कि बहुत सारे शेप का अलग अलग से, मालूम नहीं, ये देख लिया है, इसके आगे हम लोग कुछ और देखेंगे, कुछ डिफरेंट साइज जो होंगे, शेप होंगे, उन पर फोर्स कैसे काम करेगा। जैसे हेमिस्फीयर हो गया ये आपका, और भी कुछ टाइप के, जैसे ट्राइंगल हो गया, इस टाइप से
जो भी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे और उन सभी पर सही से काम करेंगे। अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।